हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आनंद सर मैथमेटिक्स पे। और मैं आज से आपको एसएससी जीडी का प्रिपरेशन करवाने जा रहा हूं और मात्र 30 दिन बचे हैं हमारे पास एग्जाम में। तो आज से डे 1 से शुरुआत करेंगे और डेली एक एक प्रैक्टिस सेट चलेगा हमारा मैथ्स का। 20 क्वेश्चंस आएंगे, हर एक चैप्टर का क्वेश्चन रहेगा और कैसे सोल्व करेंगे विथ टाइम के साथ, एकदम टाइम नहीं लगना चाहिए ज्यादा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। एक वस्तु के क्रयमूल्य पर 170% का लाभ होता है। यदि क्रयमूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो विक्रयमूल्य समान रहता है। कह रहा है कि वस्तु के क्रयमूल्य पे 170% का लाभ होता है। तो मानते हैं कि अगर सीपी हमारे पास 100 है, ठीक है, मानने का कुछ भी मान सकते हैं x, लेकिन 100 मानते हैं तो सीपी मान लेते हैं 100 है और 170% का लाभ होगा तो एसपी क्या होगा हमारा। अगर प्रॉफिट हमारे पास 170% है तो एसपी क्या होगा हमारे पास 270। कह रहा है यदि क्रयमूल्य में 20% की वृद्धि होती है, क्रयमूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो क्रयमूल्य हमारे पास 100 है। अगर 20% का वृद्धि होगा तो न्यू सीपी जो होगा हमारे पास, न्यू सीपी वो हमारा 120 होगा। विक्रयमूल्य समान रहता है, इसका मतलब ये हुआ कि एसपी जो है हमारा वो 270 का 270 रहेगा। तो नया लाभ जो होगा परसेंटेज में वो क्या होगा, तो क्या होगा। अगर मान लीजिए कि सीपी 120 है और एसपी 270 है तो हमारे पास प्रॉफिट क्या होगा। हम जानते हैं प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी होता है। तो 270 माइनस 120, 150 रुपये का हमें प्रॉफिट होगा। हमें प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है तो प्रॉफिट परसेंट बराबर जो प्रॉफिट हुआ है उसके अपॉन सीपी को लिखते हैं, है ना। तो ये सीपी लिखेंगे इंटू 100, ठीक है। ये कट जाएगा 20 छक 20 से 20 पचे 100, फिर 2 से कट जाएगा, 2 त्रिका के 6, 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 75। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 25 और 7 और 5 35 और 2 37 अपॉन 3। परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा 3 से एक बार में, 3 दूना का 6 और 3 पचे 15, 125% का हमको लाभ होगा। हमें जो नया लाभ होगा वो कितने का होगा 125% का। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, वर्गमूल देखने में लग रहा है। कह रहा है रूट अंडर 144/6 इंटू रूट अंडर 121/8 इंटू 132/√484। तो हम जानते हैं कि रूट 144 है, इसका मान 12 होता है तो ये 6 हो गया। ये 121 है रूट में, इसका 11 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। फिर ये 132 और 484 जो है हमारा ये होता है 22 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 22। 6 दूना का 12, 11 दूने का 22, 2 से 2 कैंसिल और ये 8 से एक बार में कटेगा नहीं, चलो 2 से ही काटेंगे। 4 से 4 दूना का 8, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 33/2, 33/2। तो हमारा 16 होल 1/2 ये हो गया हमारा आंसर। आंसर में 33/2 भी ऑप्शन में रहेगा और ये भी रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है ए किसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। वो एक साथ 5 दिन तक काम करते हैं, फिर ए छोड़कर चला जाता है, बी शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। तो ए कोई काम को जो है 25 दिन में करता है और बी भी जो है उसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है। तो दोनों एक साथ मिलके जब करेंगे तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 25 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 100। तो 25 चौक 100 और 20 25 100, मतलब ये एक दिन में 4 काम करते हैं और ये एक दिन में 5 काम करते हैं। और कह रहा 5 दिनों तक काम करते हैं, कहाँ एक साथ। तो ए और बी का 5 दिन का काम
तो एक दिन में 4 और प्लस 5 काम ये कर रहा है, 5 दिन तक 7 काम करेंगे, तो मतलब 5 4 9, 9 गुने 5 45 काम। तो शेष काम हमारे पास कितना बच जाएगा, शेष काम तो 100 माइनस 45, और ये शेष काम फिर ए छोड़कर चला जाता है तो शेष काम को बी करेगा। अब बी का एफिशिएंसी उसका 5 है, तो मतलब वो एक दिन में 5 काम करता है, तो बचा हुआ काम कितना है हमारे पास 55, और एक दिन में 5 काम करता है तो 5 से ये कट जाएगा 11 बार में, मतलब 11 दिन उसको लगेगा। शेष काम जो हमारा बच जाएगा उसको बी जो है 11 दिन में कर देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये आता है, जीडी हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, आपका अभी कोर्ट क्लर्क वाला एग्जाम है, वो सब में आता है, इसलिए इसको अच्छे से नोट कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है संख्या √64 और 16 का मासा और लसा का अनुपात ज्ञात करें, रेशियो का क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन से लड़ना है, तो पहले इसको जो है रूट को हटाएंगे, तो √64 है हमारा, तो √64 को हम 8 कह सकते हैं, और एक संख्या है हमारे पास 16, तो दो संख्या हो गया 8 और 16, तो HCF ऑफ 8 और 16, 8 और 16, और LCM कह रहा था, LCM ऑफ 8 और 16, तो HCF क्या होगा, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है हमारा उसको HCF कहते हैं। तो 8 और 16 का HCF क्या आएगा, 8 आएगा, लेकिन जो LCM है हमारा 8 और 16 का, तो ये 16 आएगा, और इसका पूछ रहा है कि मासा और लसा का अनुपात, तो मतलब रेशियो ऑफ HCF का और LCM का, तो HCF 8 है और LCM 16 है, ये तो 1:2 के रेशियो में, तो हो गया √64 और 16 का जो हमारे पास अनुपात पूछ रहा है HCF और LCM में, उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 1:2 के रेशियो में। कह रहा है एक पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है, 20 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की तत्कालिक आयु की 12 गुनी थी, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर। कह रहा है कि एक पिता और पुत्र है, ठीक है, उनकी आयु दोगुनी है। चलो माना कि पुत्र की आयु x वर्ष है, तो पिता की आयु क्या होगा, तो पिता की आयु जो है हमारे पास हो जाएगा 2x वर्ष। कह रहा 20 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले, तो 20 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी होगी, x - 20, और पिता की आयु क्या होगी 2x - 20। तो कह रहा 20 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की तत्कालिक आयु की 12 गुनी थी, तो उसका पुत्र की आयु की 12 गुनी थी, तो पुत्र की आयु x - 20 है, उसके बराबर थी, तो बराबर कर दिए, तो हो गया हमारा 12x - 12 गुने 2 24, यानी कि 240 बराबर 2x - 20। ये 2x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस का 20 और ये माइनस का 240 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये 10x बराबर आ जाएगा 220, 0 से 0 कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारे पास 22 वर्ष। तो हम माने थे पुत्र की आयु x वर्ष, तो पुत्र की आयु हो गई हमारे पास 22 वर्ष, और पिता की आयु 2x वर्ष थी, माने 22 × 2 यानी कि 44 वर्ष। पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अंतर, तो वर्तमान आयु का अंतर मतलब 44 और -22, माइनस कर देंगे तो ये 22 वर्ष, मतलब दोनों के बीच का जो है आयु का अंतर होगा वो हमारे पास हो जाएगा 22 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का। तो सबसे पहले इसमें ब्रैकेट का काम होता है, तो ये 18 × 4 - 3
ये देखिए 2 से 8 4 बार में कट जाएगा, 4 इंटू 1 बराबर 4। ये हो जाएगा 6 माइनस 4, एक ब्रैकेट कैंसिल, फिर 18 इंटू 4 माइनस 3, ये 6 माइनस 4 2 आ जाएगा, 2 इधर आके मल्टीप्लाई होता है, इंटू 2 हो जाएगा। 18 इंटू 3 दोनों का 6, 4 माइनस 6 माइनस का 2, तो 18 माइनस 2 कितना हो जाएगा 16। ये हो गया हमारे पास 16। सेवन नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 400 और 410 है, तो दर तथा मूलधन बताएं। इसका बनाने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है। पहला तरीका, दूसरा तरीका दोनों देखेंगे। पहले तो हम जानते हैं कि एसआई जो हमारा होता है हर एक साल सेम होता है, साधारण ब्याज जो होता है हमारा वो हर साल सेम होता है। तो अगर 2 वर्ष में अगर 400 है तो फर्स्ट ईयर जो होगा वो 200 रहा होगा, और सेकेंड ईयर जो होगा वो भी 200 रहा होगा। और सीआई कहता है कि फर्स्ट वर्ष हम एसआई के बराबर ही रहेंगे, सेकेंड ईयर उसमें चेंजिंग आएगा। तो सेकेंड ईयर में अगर टोटल ये 410 है और पहला वर्ष 210 हो गया, 200 हो गया सॉरी, तो ये दूसरा वर्ष 210 होगा। पहला वर्ष अगर 200 है तो दूसरा वर्ष 210 होगा, तभी ना टोटल 410 होगा। दोनों के बीच का अंतर कितना का आया 10 रुपए का। कितना से अंतर आया 200 से, इंटू 100, 2 शून्य से 2 शून्य और 2 पचे के 10। रेट पूछा था हमसे, रेट हमारा आ गया 5%, दर हमारा आ गया 5%। कह रहा है मूलधन, तो मूलधन क्या होगा, हम पढ़े हैं कि एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है, पढ़े है ना। तो साधारण ब्याज कितना होगा 200 रुपया। प्रिंसिपल हमको पता नहीं, प्रिंसिपल को पी रहने देते हैं। रेट 5% है और टाइम 2 वर्ष हमें दे रखा है, तो 5 इंटू टी बाई 100। तो ये 5 दूनी की 10, 10 से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो P बराबर कितना हो जाएगा 2000। प्रिंसिपल हमारा जो मूलधन है वो हमारा हो जाएगा 2000 रुपया। एक व्यक्ति 15 किलोमीटर की चाल से कोई निश्चित दूरी तय करता है तथा 10 किलोमीटर की चाल से वह वापस आता है। कोई दूरी है उसको 15 किलोमीटर के चाल से जाता है। मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, यहां से चलना शुरू किया और ये पॉइंट बी है, तो ये 15 किलोमीटर के रफ्तार से गया, ठीक है, और 15 किलोमीटर के रफ्तार से गया और वापिस इसी रास्ते पे फिर से आया, तो इस बार उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर थी। पहले स्पीड 15 की थी, अब 10 की है। तो कह रहा व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करें। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो औसत चाल बराबर होता है 2 इंटू ए बी अपॉन ए प्लस बी, ए प्लस बी। ए जो होगा वो हमारा पहला स्पीड होगा, पहला चाल, और बी जो होगा ये दूसरा चाल, बी होगा हमारा दूसरा चाल। तो 2ab यानी कि 2 इंटू ए यानी कि 15 हमारे पास पहला उसका चाल 15 है, दूसरा चाल बी हमारे पास 10 है, अपॉन 15 प्लस 10, 2 इंटू 15 इंटू 10 अपॉन 25। 5 से कट जाएगा, 5 पचे 25, 5 तिया का 15, 5 दूनी 10, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12। उस व्यक्ति का जो औसत चाल रहा होगा है ना, वो 12 किलोमीटर पर आवर रहा होगा। उस व्यक्ति का आने जाने दोनों मिला के जो उसका चाल रहा होगा वो है हमारा 12 किलोमीटर पर आवर। वो 12 की स्पीड से चला होगा।
करा हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष 3 बचे। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी छोटी से छोटी संख्या कहे तो हम एलसीएम निकालेंगे और बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो एचसीएफ निकालते हैं। क्या करते हैं, छोटी से छोटी संख्या जैसी बोले हम उसका एलसीएम निकालेंगे और बड़ी से बड़ी संख्या बोले एचसीएफ निकालेंगे। तो छोटी संख्या है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 9, 8, 10 और 12 इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 से 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक 12। फिर 2 से तो 9, 2 दूना का 4, 5, 2 तिया का 6, 3 से भी कट जाएगा, 3 तिरिका का 9, 2, 5 और 1। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, 90 दूनी 9 दूनी 18, 180, 180 गुना 2 360। और कह रहा है जब भी विभाजित करें तो 3 शेष बचना चाहिए। तो जो शेष बचता है उसको ऐड कर देंगे, वही होता है ना, शेष जो बच गया उसको ऐड कर देंगे तो ये 363 हो जाएगा। कोई भी संख्या, ये 9, 8, 10, 12 से इसको डिवाइड करके देखिए 3 शेष बचेगा। जैसे ये 12 है तो 12 तिराका के 36, 360, 3 बच जाएगा। 9 है, 9 चौके 36, 40 यानी कि 3 शेष बच जाएगा। 8 से काटेंगे, 8 चौके 32, 4 43, 8 बचे 40, 300। तो हर हाल में इसमें शेष जो है हमारा 3 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। कह रहा है एक सेठ ने इतने की एक धनराशि को अपने 3 पुत्र के बीच में 30%, 45% और 25% के अनुपात में वितरित किया है। कोई धनराशि, एक सेठ है उसके पास कोई धन है तो वो अपना धनराशि जो है ना अपने तीनों बेटे के बीच में बांट दिया। किसके रेशियो में, 30%, 45% और 25% के अनुपात में। तो प्रत्येक पुत्र की धनराशि बताएं। तो जो हमारा पहला पुत्र होगा उसको मिला 30%, तो 30% मिला। जो हमारा दूसरा पुत्र है उसको कितना मिला, 45%। और जो तीसरा पुत्र है उसको मिल गया 25%। धनराशि का 30%, 30% यानी कि 30/100। धनराशि कितना है, 25 पे 4 जीरो है तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। 25 तिया का 75 और 3 शून्य। पहले पुत्र को 75,000, दूसरे पुत्र को कितना मिला, 45% यानी कि 45/100 इंटू 25 पे 4 जीरो, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। ठीक है, 45 गुने 25 कर दो, 25 चौक 100 और 25 बचे, 25 से 125 है ना। ठीक, कितना हो जाएगा, 25 इंटू 45, 125 और 100, 5, 2, 11, 25, 00, 1,12,500। तीसरा जो पुत्र है हमारा उसको 25% का मिला तो यानी कि 25/100 इंटू जो सेठ के पास धनराशि थी, 2 शून्य का 2 शून्य, 25 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 625 होता है। तो ये हो गया हमारे पास 625 और 00 यानी 62,500। पहले पुत्र को मिला 75,000 रुपया, दूसरे पुत्र को मिला 1,12,500 और तीसरे पुत्र का मिला 62,500। तीनों को ऐड करके देखना, ये सेठ का जो हमारे पास धनराशि था 2,50,000 वो टोटल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 5% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि बताएं। तो हम जानते हैं कि एक आयत है तो आयत कुछ ऐसा होता है, ये आयत है हमारा, तो इसका लंबाई ये होता है और चौड़ाई ये होता है। कह रहा है लंबाई में 10% की वृद्धि, लंबाई में 10% की वृद्धि, तो ये हो जाएगा L + 10%। और चौड़ाई में 5% की कमी मतलब B - 5%। तो इसको बनाने का एक तरीका होता है,
जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो वृद्धि हुआ ना तो प्लस का 10%, प्लस का 10% लंबाई में, 5% की कमी तो माइनस का 5%। और हम जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो वृद्धि या कमी इसी में होगी ना, लंबाई या चौड़ाई में, तो एरिया पे फर्क पड़ेगा। तो अगर 10% तो प्लस का 10% वृद्धि हुई प्लस में, कमी हुई तो माइनस का 5%, तो माइनस का 5 लिखते हैं। और ये बताइए कि प्लस और माइनस क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहां माइनस लिख देंगे। माइनस लिखने के बाद 10 इंटू 5/100 करते हैं, 10 इंटू 5/100, जो वृद्धि हुई और जो कमी हुई उसके बराबर। तो ये 10 और 5 कितना हो जाएगा, 50। ये प्लस का 10% और माइनस का 5% को 5% लिख दें, कोई दिक्कत। माइनस ये 10 × 5 = 50 हो जाएगा, ऐसे भी नहीं तो 1 शून्य से 1 शून्य, 1/2। और 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं या नहीं, 0.5 लिख सकते हैं 1/2 को, तो ये हो जाएगा 4.5%। तो मतलब उसके जो क्षेत्रफल आएगा, जो आयत है हमारा, उसका जो नया क्षेत्रफल होगा उसमें 4.5% की वृद्धि आएगी। कमी कब आएगी, अगर इधर निगेटिव आता, इधर अगर निगेटिव आता तो कमी हो जाती। अगर ये पॉजिटिव में आया तो वृद्धि होगी, अगर निगेटिव में आएगा तो कमी होगी। इसको ऐसे लिखते हैं, या तो a प्लस या माइनस रहेगा b, यहां भी प्लस माइनस AB/100। जब भी दो चेंज हो, जब भी दो चेंजिंग होगा तो इसका ये फॉर्मूला, इसको नोट कर लीजिएगा, दो परिवर्तन एक साथ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक घन का विकर्ण अगर 6√2 सेंटीमीटर हो, 6√2 सेंटीमीटर है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बता। तो सबसे पहले तो हमको करना पड़ेगा कि घन का विकर्ण होता क्या है। तो फॉर्मूला होता है घन का विकर्ण बराबर a√3 या √3a भी लिखते हैं। और घन का विकर्ण हमको दिया हुआ है 6√2 सेंटीमीटर बराबर a√3। यहां से a का हम वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 6√2/√3। मन होगा काटने का तो काट पीट देंगे, नहीं मन होगा तो नहीं काटेंगे। अगर नहीं काटेंगे तो नीचे जाके इसको मिला देंगे। तो हमारे पास एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 6a²। और a हमको यहां से मालूम है, a हमको पता है कि ये 6√2/√3 है, तो ये 6 × a², तो a का वैल्यू यहां रख देंगे /√3 इसका स्क्वायर। ये अगर 6 × 6 का स्क्वायर 36, √2 का स्क्वायर 2 और √3 का स्क्वायर 3। यहां से ये कट जाएगा, 3 दूना का 6, 2 दूना 4, 36 × 4 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो हमारा हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर देखिए इसको यहाँ काटते तो कट भी जाता। ये था 6√2/√3, 6 को लिख सकते हैं ना √3 × √2, और √2 हमारे पास पहले से है, और √2 हमारे पास पहले से है, और ये √3, इससे ये कट जाता। ठीक है, कट जाता ना, √2 2 हो जाता। यहाँ आते तो फिर वही, इसलिए यहाँ इसको नहीं काटे।